तो दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में। आज हम फिर एक बेहतरीन टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे और आज का टॉपिक रहेगा एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का आईपीओ बहुत ही जल्दी आने वाली है। यह एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है और आपको बता दूं कि यह जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है यह एचडीएफसी बैंक का एक सब्सिडरी कंपनी है, जिसमें एचडीएफसी बैंक लगभग 94% का स्टेक ओन करता है। आपको बता दूं दोस्त कि यह कंपनी जो है 2008 में इनकॉर्पोरेट हुआ था और इसको कुछ रेटिंग एजेंसी के माध्यम से काफ़ी अच्छा रेटिंग्स भी मिला हुआ है। जैसे कि केयर की बात करूं, जैसे कि एक केयर एजेंसी है, रेटिंग एजेंसी है, उसके माध्यम से इसको ट्रिपल ए का रेटिंग मिला हुआ है। और क्राइसिल की बात करूं तो उसके माध्यम से भी इसको ट्रिपल ए का रेटिंग मिला हुआ है। यह लॉन्ग टर्म डेप्ट और बैंक फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए दिया गया था। उसके बाद इसको A1+ का भी रेटिंग प्रोवाइड किया गया है, जो कि शॉर्ट टर्म डेब्ट और कमर्शियल पेपर के लिए प्रोवाइड किया गया था। दोस्तों कंपनी की वर्किंग कैटेगरी की मैं बात करूं तो कंपनी 3 कैटेगरी पर काम करता है। पहला है लोन प्रोवाइड करने का काम करता है, दूसरा जो है फीस बेस्ड प्रोडक्ट प्रोवाइड करने का काम करता है और तीसरा होता है बीपीओ सर्विस प्रोवाइड करने का काम करता है। तो इसको चलिए थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं। अगर मैं बात करूँ तो कंपनी कंज्यूमर लोन प्रोवाइड करता है। जैसे कि अगर आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन से या कहीं से भी जो है मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सारी चीज़ें इक्विपमेंट्स लेते हैं, कोई टेलीविज़न हो गया कोई, या फिर इसके अलावा कोई ऑडियो इक्विपमेंट लेते हैं, तो कंपनी आपको उसको परचेस करने के लिए जो अमाउंट अगर आपके पास नहीं है तो क्रेडिट कार्ड वगैरह के माध्यम से आपको जो है कंपनी लोन्स प्रोवाइड करने का काम करता है। उसके बाद फिर मैं बात करूँ कंज्यूमर लोन्स की बात करूँ तो कंज्यूमर लोन्स के रूप में कंपनी जो है गोल्ड लोन, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन, ऑटो लोन्स, पर्सनल लोन्स, लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स, इस प्रकार से सर्विस जो है कंपनी प्रोवाइड करता है। इंटरप्राइजेस लोन्स की अगर मैं बात करूँ तो कंपनी जो है आपको एक इंटरप्राइजेस लोन भी प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कि किसी को अपना वर्किंग कैपिटल एक्सपेंड करना है किसी कंपनी को, या फिर किसी को न्यू स्टार्टअप जो है डालना है, तो उसके लिए भी कंपनी जो है एसएमई सेगमेंट्स के लिए यह इंटरप्राइजेस लोन प्रोवाइड करने का काम करता है। एसेट्स फाइनेंस की अगर मैं बात करूं तो जैसे कि आप कहीं पर जो है कार खरीदते हैं या ट्रक खरीदते हैं या ट्रैक्टर खरीदते हैं, तो इस प्रकार का किसी भी प्रकार का एसेट्स आप परचेस करते हैं तो उसके लिए भी कंपनी आपको एसेट्स लोन प्रोवाइड करता है। फीस बेस्ड प्रोजेक्ट्स की अगर मैं बात करूं, कंपनी के पास जो फीस बेस्ड प्रोडक्ट है, तो कंपनी जो है कॉर्पोरेट इंश्योरेंस एजेंट के रूप में रजिस्टर्ड है। तो यह कंपनी लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस प्रोवाइड करने का काम करता है, जो कि एचडीएफसी लाइफ और एचडीएफसी एर्गो के क्लाइंट्स को मुख्य रूप से प्रोवाइड करने का काम करता है। बीपीओ सर्विस की अगर मैं बात करूं दोस्तों, बीपीओ सर्विस क्या होता है, जैसे कि आप किसी भी कंपनी का से लोन लिए हैं, किसी बैंक से लोन लिए हैं, तो अगर आप उस बैंक का लोन चुकता नहीं कर पा रहे हैं या फिर ईएमआई को पे नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको एक कॉल आता है जिससे आपको यह पूछा जाता है कि आप उस लोन को या फिर उस ईएमआई को कब पे करने वाले हैं। तो इस प्रकार की जो है लोन रिकवरी जो है कॉल के माध्यम से किया जाता है, इसी को जो है बीपीओ सर्विस बोला जाता है। और आपको बता दूं कि कंपनी के पास जो है लगभग 15 कॉल सेंटर है इस प्रकार का, और 5000 से अधिक जो है सीटें हैं उसमें। और कंपनी की टोटल में जो है ब्रांचेस की बात करूं, एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज की टोटल ब्रांच की बात करूं अक्रॉस इंडिया, तो 14,000 से अधिक इनके ब्रांच हैं। अब दोस्तों मैं कंपनी की हिस्ट्री आपको मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि हिस्ट्री की ओर अगर नजर डालें तो कंपनी सन 2007 में एनबीएफसी के रूप में मुंबई इंडिया में रजिस्टर्ड हुआ। उसके बाद सन 2008 में कंपनी ने अपना फर्स्ट प्रोडक्ट लॉन्च किया और वो प्रोडक्ट था लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के रूप में। प्रॉपर्टी के अगेंस्ट जो है लोन प्रोवाइड करने का स्टार्ट जो है कंपनी ने फर्स्ट टाइम किया था। उसके बाद फिर सन 2010 में बात करो तो कंपनी ने अपने आप को पर्सनल लोन्स और टू व्हीलर लोन्स के सेगमेंट में इंट्रोड्यूस किया। फिर सन 2012 में कंपनी ने अपना एक्सपेंशन करने के लिए, अपने पोर्टफोलियो को एक्सपेंड करने के लिए कमर्शियल व्हीकल और गोल्ड लोन्स और लोन्स अगेंस्ट सिक्योरिटी, किसी प्रकार का सिक्योरिटी दे करके भी आप जो है लोन्स दे सकते हैं, इस प्रकार की सर्विस 2012 में स्टार्ट किया। उसके बाद सन 2015 में कंपनी को जो है मतलब कंपनी एचडीएफसी बैंक का सब्सिडरी बन गया। मतलब एचडीबीडी फाइनेंशियल सर्विसेज का जो 94% स्टेक था उसको एचडीएफसी बैंक ने एक्वायर कर लिया, ओन कर लिया। उसके बाद सन 2016 में कंपनी ने क्रेडिट कार्ड्स लॉन्च किए और इंश्योरेंस सेगमेंट पर भी अपना एंट्री जमाया। उसके बाद सन 2017 में कंपनी के पास टोटल 1 मिलियन जो है कस्टमर सर्विस हो चुके थे।
यह कंपनी के लिए बहुत बढ़िया अचीवमेंट था। उसके बाद फिर सन 2018 में कंपनी ने फिनटेक स्टार्टअप के साथ पार्टनरशिप किया ताकि जो है अपने डिजिटल कैपेबिलिटी को इनहेंस कर सके। उसके बाद सन 2019 के आते आते कंपनी के पास टोटल 10,000 एम्प्लॉय हो गए, जो इसकी ब्रांड आइडेंटिटी को बनाए रखता है। अब दोस्तों अगर हमें किसी भी कंपनी पे निवेश करना है तो उसके फिनेंशियल के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों फिनेंशियल के बारे में भी हम जो है आगे चर्चा करेंगे। तो आपको मैं एक याद दिला देता हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि इस प्रकार के बेहतरीन जानकारी आपको लगातार मेरे चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो चलिए बात करते हैं फिनेंशियल के बारे में। तो दोस्तों अगर मैं कंपनी की फिनेंशियल की और अगर मैं लेकर चलूँ तो यहाँ पर हम 4 साल का ट्रैक रिकॉर्ड कंपनी का चेक करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि इस 4 साल में कंपनी ने किस प्रकार से परफॉर्मेंस किया है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ दोस्त, सन 2021 में कंपनी का जो टोटल अर्निंग जो था, नेट अर्निंग जो था, मतलब रेवेन्यू बोल सकते हैं इसको, टोटल जो रेवेन्यू था वो 8,478 करोड़ रुपए का था। उसके बाद 2022 में कंपनी का जो रेवेन्यू जो आया वो 8,362 करोड़ रुपए का आया। उसके बाद 2023 में 8,928 करोड़ रुपए, फिर 2024 में 11,157 करोड़ रुपए। तो इस प्रकार का इनका जो है रेवेन्यू रहा। उसके बाद फिर कंपनी का जो पीएटी मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या फिर नेट प्रॉफिट बोल सकते हैं आप। तो नेट प्रॉफिट की मैं बात करूं तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट सन 2021 में 378 करोड़ रुपए था, जो कि 22 में बढ़ करके 1,011 करोड़ हो गया। उसके बाद 2019 में 23 में बढ़ करके 1959 यानी कि 1,959 करोड़ रुपए का हो गया। और 2024 की फाइनेंशियल ईयर में शानदार 2,461 करोड़ रुपए का हो गया। तो बहुत ही शानदार तरीके से कंपनी ने अपने नेट प्रॉफिट पर यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पर बहुत ही शानदार तरीके से ग्रोथ किया। इसी प्रकार की कंपनी का अगर आप ईपीएस भी अगर देखेंगे, अर्निंग पर शेयर, तो अर्निंग पर शेयर भी कंपनी का बहुत ही शानदार तरीके से बढ़ा। 4.7, 12.7, 24.7, उसके बाद फिर 31.303 यानी कि 31 रुपए के आसपास इनका जो है अर्निंग पर शेयर हो गया। ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए पर भी अगर आप नजर डालेंगे तो ग्रॉस एनपीए कंपनी का जो है 4.4, 4.9, फिर 2.73, और सन 2024 की फाइनेंशियल ईयर में मैं बात करूं तो 1.9 के समथिंग इनका जो है नेट प्रॉफिट नेट परफॉर्मेंस एसेट रहा। यह किसी भी कंपनी में, किसी भी बैंकिंग सेक्टर की कंपनी में जितना कम होता है उतना ज़्यादा अच्छा होता है किसी भी बैंकिंग या फिनेंशियल कंपनी के लिए। तो इनका जो है नेट एनपीए और ग्रॉस एनपीए दोनों सेम है। दोनों का अगर मैं बात करूं तो 1.9 है अभी फिनेंशियल ईयर सन 2024 के अनुसार। कंपनी के कुछ फिनेंशियल रेशो के ऊपर अगर हम नजर डालेंगे तो आप देखेंगे कि कंपनी का जो बुक वैल्यू है अभी वर्तमान में फिनेंशियल ईयर सन 2024 की बात करो तो 173 रुपए इनका जो है बुक वैल्यू है। और प्राइस टू बुक वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो 6.9 है। मतलब कंपनी का जो अनलिस्टेड अगर शेयर प्राइस देखेंगे तो लगभग जो है 1300 के आसपास इनका जो है अनलिस्टेड शेयर प्राइस है। आरओई की बात करूं, रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो 17.91 का है। इस प्रकार से दोस्त आप कंपनी का जो रेशो भी देखेंगे तो आरओई भी आपको काफी अच्छा जो है नजर आता है। बुक वैल्यू हालांकि थोड़ा सा आपको जो है यहाँ पर महंगा नजर आ रहा है। और आपको मैं बता दूं कि न्यूज़ के हिसाब से कंपनी जब भी आईपीओ लाएगा तो वो अपने बुक वैल्यू से कम 4 से 5 गुना अधिक जो है लिस्ट के प्राइस पर लिस्ट करेगा। 4 से 5 गुना अधिक पे, मतलब अभी कंपनी का जो बुक वैल्यू है वो 173 रुपीज के आसपास है। तो अगर कंपनी का आईपीओ आता है तो वह आईपीओ का जो प्राइस बैंड होगा लगभग 800 रुपए से लेकर के 1,000 रुपए के बीच में होगा। और आपको और इम्पोर्टेंट चीज में जानकारी दे दूं, कंपनी के जो आईपीओ जब भी आएगा तो एचडीएफसी जो बैंक है वो अपने 94.64% का जो होल्डिंग है उसमें से 10 से 15% होल्डिंग को वो जो है ऑफर फॉर सेल के रूप में मार्केट में सेल करेगा। यानी कि जिसका जो वर्थ जो निकल के आता है, जो अगर 10 से 15% का स्टेक अपना जो है ऑफर फॉर सेल में वो अगर डालता है आईपीओ में, तो उसका जो नेट जो वर्थ आता है वो 7,800 करोड़ रुपए से लेकर के 8,700 करोड़ रुपए के आसपास आता है। इसका मतलब यह है दोस्त कि कंपनी का अगर आईपीओ आया तो वो जो है लगभग 10,000 करोड़ के आसपास आएगा या 10,000 करोड़ से ऊपर आएगा। क्योंकि जो है कंपनी के जो न्यूज़ के माध्यम से अगर मैं बताऊं तो कंपनी के जो
को जो सेबी ने अप्रूव कर दिया है 2500 करोड़ रुपए, 2500 करोड़ रुपए इनके जो कंपनी है। ओवरऑल मेरा कहने का मतलब ये है दोस्त कि कंपनी को 2500 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू के लिए सेबी के माध्यम से अप्रूवल मिल गया है। तो इस प्रकार से 2500 करोड़ रुपए यहाँ का हो गया जो फ्रेश इशू के लिए अप्रूवल हो गया। और अगर एचडीएफसी बैंक जो है 10 से 15% स्टेक सेल करता है, जिसका वर्थ जो है कितना होता है 7,800 रुपए से लेकर के 8,700 करोड़ रुपए तक का होता है। तो इस प्रकार से दोस्त कंपनी का जो आईपीओ आएगा वो लगभग जो है 10,000 करोड़ के आसपास या उसके ऊपर का भी जो है आ सकता है। अब दोस्तों मैं कंपनी की ग्रोथ हाईलाइट के ऊपर जो है कुछ हाईलाइट्स पॉइंट्स के ऊपर मैं चर्चा करूं तो आपको बता दूं कि कंपनी का जो मार्केट कैप था सन 2023 की फाइनेंशियल ईयर में लगभग 66,383 करोड़ रुपए का था, जो कि 2024 की फाइनेंशियल ईयर में 86,721 करोड़ रुपए हो गया। यह ग्रोथ जो है लगभग 30% का ग्रोथ है, जो कि एक काफी अच्छा ग्रोथ माना जा सकता है। इसके बाद फिर मैं अगर मैं नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करूं तो कंपनी का जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वह भी जो है साल दर साल लगभग जो है 16% का ग्रोथ दिखाया, जो कि फाइनेंशियल ईयर सन 2024 में 5,116 करोड़ रुपए का था। वो जो है फाइनेंशियल ईयर सन 2024 में बढ़ करके 6,293 करोड़ रुपए हो गया। तो इस प्रकार से दोस्त कंपनी ने काफी बेहतरीन तरीके से अपना जो है ग्रोथ जो है जनरेट किया। नेट इंटरेस्ट इनकम की बात है। और अगर इंटरेस्ट मार्जिन अगर देखूं तो अभी फाइनेंशियल ईयर सन 2024 में कंपनी का 8.22% का नेट इंटरेस्ट मार्जिन है। यह भी काफी बेहतरीन मार्जिन बोला जा सकता है। उसके बाद फिर अगर मैं वैल्यूएशन की अगर मैं बात करूं तो कंपनी का जो पी है तो लगभग वही 44 के आसपास इनका पी है। और आरओई की बात करूं तो 17.91 का है, जो कि काफी अट्रैक्टिव जो है बोल सकते हैं आप इनके रिटर्न ऑन इक्विटी के रेशे को। और आपको मैं बता दूं दोस्त कि कंपनी का जो बुक वैल्यू है 173 रुपए के आसपास है, जो कि अभी जो है इसका जो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो की बात करें तो 6.9 है, जो कि इसके हायर वैल्यूएशन की ओर इंडिकेशन करता है, जिसके वजह से अभी वर्तमान में कंपनी का जो मार्केट कैप है वो लगभग 94,000 करोड़ के आसपास आ गया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, कंपनी ने अपना एनपीए को रिड्यूस किया है। एनपीए को रिड्यूस जैसे किया है, मैंने बताया कि कंपनी का जो एनपीए था वो फाइनेंशियल ईयर सन 2023 में 2.70 का था, जो कि अभी फाइनेंशियल ईयर सन 2024 में 1.90 का रह गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दूं दोस्त कि कंपनी को जो है बाहर के जो देश जैसे कि जापान के भी जो है एमयूएफजी जापान बैंक है, यह इन पर स्टेक लेने में काफी इंटरेस्ट जता रहा है। उनका कहना है कि जो है यह 20% स्टेक, जिसका अगर मैं वर्थ की बात करूं जो लगभग 80,000 करोड़ के आसपास होगा, उसको जो है यह कंपनी अपना एक्वायर करना चाहता है, स्टेक लेना चाहता है। तो दोस्त इस प्रकार से मैंने कंपनी के बारे में आपको डिटेल में बताया। वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसी बेस्ट वीडियो के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।